बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदाइक सन टीवी पर आपका मेज़बान शरीफ तफाक। नाज़रीन, 12 अप्रैल को लाहौर में नदाइक सन टीवी ने मशरूम फार्मिंग के हवाले से एक स्टेप लिया है, और ये पहला एक स्टेप है कि अपने गुरूर को रहनुमाई देना। इससे पहले जो लोगों ने फार्मिंग की है उसके हवाले से 20-20, 25-25 हज़ार रुपया ट्रेनिंग फ़ीस ली है, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट की है। हमने इसमें रखा है कि हमारे जो नदाइक किसान के मेंबर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग देंगे, और आइंदा भी ये कोशिश होगा कि वो मुझे हमारे मेंबरान जो हमारे साथ मैगज़ीन का सारे अटैच हैं और वो पढ़ते हैं और उसको करते हैं, हम उनको इसको ट्रेनिंग देते रहें, और ये सिलसिला चलता रहेगा और पूरे पाकिस्तान में चलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद काशिफ साहब, वो ZBL में ट्रेनर हैं एक मशरूम फार्मिंग की वजह से। पाकिस्तान में कहीं पे भी हो, जब भी कोई नाम हो तो उनका नाम सर फहरिस्त आता है इस वाले से, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है। तो आइए आज उनसे मशरूम फार्मिंग के हवाले से सारी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज मेरे फार्मर को, मशरूम फार्मर्स को किस एंगल से बात बताना चाहते हैं, ज़रा ये बताइएगा ज़रा। अच्छा, आज जो हम मशरूम फार्मिंग के हवाले से जो मेन डिस्कस करेंगे वो ये है कि मशरूम फार्म्स के ऊपर मोस्टली डिजीज़ का बहुत ज़्यादा अटैक आ जाता है, कुछ अबनॉर्मैलिटीज़ आ जाती हैं। वो क्या रीज़न है, उसको उनकी रेमडीज़ कैसी है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि कई दफ़ा फार्मर प्रोड्यूस तो कर लेता है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं डिजीज़ के, इंसेक्ट्स के, पेस्ट के। तो इंशाल्लाह आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरी नज़र में जो मेन रीज़न्स है ना एक मशरूम फार्म के ऊपर जो आने के जो डिजीज़ हैं या कोई भी अटैक आने के, वो 5 है। नंबर 1 देखें, डिजीज़ का जो चांस हो सकता है वो मेन एयर भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि मशरूम के अंदर हम फ्रेश एयर इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि उसका CO2 लेवल को रिमूव किया जा सके, उसको मिनिमाइज़ करते हैं। अगर आपका मशरूम फार्म किसी पोल्यूटेड एरिया में है, कुछ ऐसी जगह पे है, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पे एयर की क्वालिटी इंडेक्स अच्छा नहीं है, तो उससे भी कंटेमिनेशन आपके मशरूम फार्म पे आ सकती है। नंबर 2 क्या हो सकती है? पानी इज़ द मेन सोर्स, क्योंकि अगर पानी आपका जो सोर्स आप ले रहे हैं उसमें बैक्टीरिया है, उसमें कोई एलजी है, कोई ग्रीन मोल्ड है, कोई चीज़ है, उस वजह से वही पानी आपको पता है रेगुलर स्प्रे हम करते हैं पानी का, मशरूम अपने मशरूम के को देते हैं। वो अगर आपका कंटेमिनेटेड पानी हम उससे स्प्रे किया जाए, रूम्स के अंदर मशरूम को दिया जाए, कंपोस्ट को दिया जाए, केसिंग पे किया जाए, बैग्स के ऊपर किया, उससे भी आपके बीमारी आने के चांसेस हैं। नंबर 3 लोगों की खुद की वजह से, मिसाल के तौर पर आपके जो फार्म के ऊपर वर्कर है, सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, कोई भी है, वो पूरे आपके जो गिरदोनवा के वो वर्किंग करता हुआ उसी गंदे पैरों से, उसी हाथों के ज़रिए वो इसी मशरूम प्रोडक्शन रूम के अंदर दाखिल हो जाता है विदाउट एनी डिसइंफेक्ट। उससे भी आपके कंटेमिनेशन आने के, मशरूम फार्म के अंदर उस प्रोडक्शन रूम के अंदर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंसान खुद भी एक बहुत बड़ा कैरियर है इस कंटेमिनेशन लेके जाने का, तो उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। नंबर 4 सबस्ट्रेट, यानी जो चूज़ करते हैं सबस्ट्रेट, वो भी बहुत बड़ा कैरियर है कि आपने कोई ओल्ड सबस्ट्रेट यूज़ तो नहीं कर लिया, मसलन स्ट्रॉ है, फ्रेश यूज़ करना चाहिए हमेशा। पुराना आप यूज़ करेंगे, मोल्ड वाला यूज़ करेंगे, बारिश वाला यूज़ करेंगे, तो वो भी आपके ना जो कंपोस्ट में कंटेमिनेशन के बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो आगे जाके प्रोडक्शन में आपके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर सिलेक्शन ऑफ द स्पान इज़ द मेन इशूज़। आप सारी चीज़ें सही कर लेते हैं लेकिन आपकी सिलेक्शन ऑफ द स्पान, आपका जो सोर्स है वो ऑथेंटिक नहीं है। आप एक वेल रिप्यूटेड पर्सन से स्पान परचेज नहीं करते, उसकी क्वालिटी, उसका स्ट्रेन उस काबिल नहीं है कि वो आपको यील्ड उस प्रोडक्शन दे सके, या उसके पास जो इक्विपमेंट है वो हाईली कह लें कि वो इक्विप नहीं है, हाई टेक नहीं है, तो उसके रीज़न आ जाती है। ऑटोक्लेव उसके पास अच्छा नहीं है, तो उसके कोई वेक्टर रह जाते हैं, मोल्ड अच्छी तरह रिमूव नहीं होती ग्रेन्स के अंदर जो आप यूज़ करते हैं वो स्पान, तो उसके ज़रिए भी बीमारी आ जा सकती है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो मशरूम फार्म के ऊपर डिजीज़ के एक बायोटिक फैक्टर होता है और एक ए बायोटिक फैक्टर होता है। बायोटिक फैक्टर में कौन से आ जाते हैं, यानी कि जो बायोटिक में बायोलॉजिकल जो होते हैं उसमें फंगस का अटैक, फंजाई का कह लें। नंबर 2 बैक्टीरियल अटैक आ जाता है। नंबर 3 वायरल अटैक हो जाता है।
تو یہ اس کو ہم بایوٹک فیکٹر میں کہتے ہیں. اے بایوٹک میں کیا آ جاتا ہے؟ آپ کا ایئر ہو گیا، ٹمپریچر ہو گیا، آپ کی کمپوسٹ کی نیوٹریشن ہوگی، ادر انوائرمنٹ فیکٹر آ جاتے ہیں. اب سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں مولڈ کا. جو موسٹلی فارمز کے اوپر جو مولڈ اٹیک رہتا ہے وہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ گرین مولڈ. موسٹلی فارمرز کو، موسٹ آف دا فارمرز جو پریشان ہوتے ہیں کہ اکثر اوقات گرین مولڈ کا اٹیک ہو جاتا ہے فارمز کے اوپر. نمبر 2 جو زیادہ ہوتا ہے، اگر گرین مولڈ کا اٹیک نہ ہو تو وائٹ مولڈ آ جاتا ہے، یعنی کہ سفید رنگ کی پھپھوندی لگ جاتی ہے کمپوسٹ کے اندر. نمبر 3 پلسٹر مولڈ آ جاتا ہے کمپوسٹ کے اندر. پلسٹر مولڈ پہلے وائٹ کلر کا ایک کریمی سا اسٹرکچر بنتا ہے، پھر وہ ٹرن ہو جاتا ہے براؤن کلر میں، پاؤڈر زنک فارم کے اندر وہ کنورٹ ہو جاتا ہے. تو یہ موسٹلی یہ ہر فارمز کے اوپر یہ مولڈ جو ہے نا آبزرو کیے گئے ہیں پاکستان کے اندر. تو اس کی مین ریزن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. سب سے پہلے جو مین ریزن ہے اس کی، وہ آپ کی پاسچرائزیشن کا اچھا نہیں ہونا. مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں یہ ڈرموں کے اندر پاسچرائزیشن کر لیں، اس کو جراثیم سے پاک کر لیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ جب بیگ آپ کمپوسٹ کے بھر کے رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ نے اس میں چکن منیور یوریا وغیرہ ڈالی، اس کے اندر نائٹروجن ہوتا ہے. جب آپ ایک خاص سرٹن ٹمپریچر پر رہتے ہیں تو وہ پولی بیگ کے اندر ریپ ہوتا ہے آپ کا کمپوسٹ. تو امونیا جو ویپوریٹ ہوتی ہے اس کے اندر ٹریپ ہو جاتی ہے، اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا. امونیا ٹریپ ہوتی ہے، ٹریپ ہونے سے جب آپ یوز کرتے ہیں اس کے اسپان ڈالتے ہیں تو وہ کنٹامینیشن آ جاتی ہے اس کے اندر. تو لہٰذا پراپر پاسچرائزیشن اس کی ہونی چاہیے. نمبر 2 کیا ہے کہ کمرے کے اندر وینٹیلیشن سسٹم آپ کا اچھا نہیں ہے، کہ آپ کی جو CO2 لیول اچھے طریقے سے ریموو نہیں ہو رہا، CO2 لیول بڑھ رہا ہے، کراس وینٹیلیشن روم کی اچھی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک مین ریزن ہو سکتی ہے. نمبر 3 کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کے جو آپ کے لیبر ورکر ہیں یا مینیجر ہیں، جو سپروائزر ہے، جو بھی ہے، جو وہ اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں، مثلا ہاتھ اسٹیرلائز کر کے نہیں کرتے، جو آپ اس کے اندر جو اسپرے فوگر ہے وہ آپ کا اس کے اندر مولڈ آیا ہوا ہے اور انہوں نے اس کو صفائی نہیں کی، اس کو ڈس انفیکٹ نہیں کیا، اور دوسرے جو ہیں وہ آپ کو پراپر یوز نہیں کرتے. تو اس کے علاوہ نائف ہے، نائف کٹر ہے، مثلا جسے مشروم ہارویسٹ کرتے ہیں، اس کو آپ نے اسٹیرلائز نہیں کیا تو وہ بارو اسی طرح آپ نے دوبارہ مشروم میں یوز کر لیا پروڈکشن رومز کے اندر، تو وہ بھی کنٹامینیشن کے آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو ہمیشہ جب بھی ان ایکوپمنٹ کو اسٹیرلائز کر کے پاک صاف کر کے تو یوز کرنا چاہیے. اور ایک اور ریزن بھی ہے کہ آپ کی کمپوسٹ کے اندر اگر موئسچر لیول زیادہ ہو جاتا ہے، مثلا جو ریکمینڈڈ موئسچر ہے وہ 60-65% ہونا چاہیے کمپوسٹ کے اندر، اگر اس کی پرسنٹیج زیادہ ہے، واٹر ویپر زیادہ بن جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ کی ایک ریزن بن جاتی ہے مولڈ کے آنے کی. ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی مین اس کی ریزن ہے کہ یہ چیز آتا ہے. اس کا آپ کنٹرول کس طریقوں سے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کاربینزیم کا سپرے کر سکتے ہیں، مینکوزپ کا کر سکتے ہیں، ڈایاتھین کا کر سکتے ہیں، Z78 کا کر سکتے ہیں. لیکن اس سبھی سپرے کرنے سے پہلے آپ کے پاس ایکسپرٹ اوپینین ہونا ضروری ہے کہ رائٹ ڈاکٹر رائٹ جب ڈائیگنوز نہیں کرے گا کہ یار اس کو یہ بیماری لگی ہو، اگر آپ کے فارم کا ڈائیگنوز صحیح نہیں ہوگا کسی ایکسپرٹ پرسن سے تو وہ آپ کی صحیح ریکمنڈیشن نہیں دے سکے گا، میڈیسن کا یوز صحیح نہیں ہو سکا، اس کی پرسنٹیج کا یوز صحیح نہیں ہوگا تو وہ آپ کا اس کا مین ریزن بن جائے گا. تو لہٰذا ایکسپرٹ اوپینین ہونا ان مولڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے، ساتھ ساتھ آپ کو ہائیجینک انوائرمنٹ کو مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ. باقی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کچھ بیکٹیریل ڈیزیزز آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ بیکٹیریل بلوچ، یعنی مشروم، بٹن مشروم کے اندر یہ موسٹلی آتی ہے. براؤن کلر کے اس کے اوپر سپاٹ آ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یلو کلر کے براؤن کلر کے سپاٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایک رسٹ آ جاتی ہے، یعنی کہ مشروم کی لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ کوئی سائڈ پہ ہے نا، جس طرح ایک رسٹ سا زنک سا لگ جاتا ہے. مشروم کہہ لیں کہ آپ اس میں جیسے کوئی جانور کھا رہا ہوتا ہے، اس طرح براؤن سے اسٹرپ سی ایک بن جاتی ہے. یہ ایک مین ریزن آتی ہے بیکٹیریل کی وجہ سے، براؤن سپاٹ سے بن جاتے ہیں. اس کی مین ریزن کیا ہے بیکٹیریل ڈیزیزز کی آنے کی؟ آپ کا انوائرمنٹ ان ہائیجینک ہے، یعنی کہ ادھر آپ کا سینیٹیشن کنڈیشن اچھی نہیں ہے. اپنے جو کوریڈور ہے، آپ کا جو پروڈکشن رومز ہیں، اس کو ریگولرلی آپ سوڈیم ہائپو کلورائڈ سے اس کو واش کرتے رہیں.
हार्वेस्टिंग के बाद डेली हार्वेस्ट करें, हार्वेस्ट करने के बाद शाम को उसकी सफाई करें, फर्श की, फ्लोर की, कॉरिडोर की, उसको डिसइंफेक्ट करें, डिसइंफेक्ट करने के बाद उसको यूज़ करें। यानी रेगुलरली आपका कॉरिडोर और प्रोडक्शन रूम इसको सोडियम हाइपोक्लोराइड के ज़रिए आपको वॉश करना चाहिए। उसके अलावा अगर इन केस कोई आ जाती है डिजीज़ आपकी, ज़ैथ्रोमाइसिन का आप स्प्रे कर सकते हैं, अमोक्सिलिन का स्प्रे आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मेडिकेशन करने से पहले, कोई भी स्प्रे करने से पहले, फिर मैं कहूँगा एक्सपर्ट ओपिनियन का होना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि आप कोई गलत मेडिसिन का यूज़ कर लें, गलत स्प्रे कर लें, बजाय फ़ायदा होने के आपका नुकसान हो जाए। उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा जैसे मौसम चेंज हो जाता है, गर्मियों के अंदर ये मोस्टली ये ऑब्ज़र्व किया गया फार्म्स के, मशरूम फार्म्स के ऊपर, कि पेस्ट का अटैक हो जाता है, फ्लाइज का अटैक आ जाता है, लाइक स्कैरट फ्लाई। मोस्टली जो मशरूम के अंदर जो आती है स्कैरट फ्लाई और फेरट फ्लाई आती है। ये मशरूम के अरोमा को, स्मेल को ऑब्ज़र्व करती है, उसके डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए उसके ऊपर पहुंच जाती है मशरूम के अंदर। ये डेली अगर आपके प्रोडक्शन रूम के अंदर आ जाए तो ये हज़ारों की तादाद में डेली अंडे देना शुरू कर देती है, और उसकी कह लें कि तादाद डे बाय डे बढ़ती जाती है। उसके लिए पहले क्या कि आपने जहाँ जहाँ वेंटिलेशन का आपका सिस्टम है, आपके डोर्स हैं, आपकी विंडोज़ हैं, आपके कह लें कि एग्जॉस्ट फैन की जो जाली जो बनी हुई है, उनका क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। वो कहीं पे कोई सुराख नहीं होना चाहिए, कहीं पे कहीं एंट्री पॉइंट नहीं होना चाहिए। मसलन मोस्टली ड्रेन, आपने जो पानी का ड्रेन होता है वो ऐसे ही दीवार से आपने सुराख किया होता है, वो ओपन हो जाता है। उसका ड्रेन को टोटली कवर होना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन आपने लगाए हुए हैं, हवा देते हैं, हवा के जरिए कहीं पर सुराख हो जाता है, जाली में सुराख हो जाता है, वहाँ से मक्खी मच्छर दाखिल हो जाता है। आपके डोर्स की एंट्री है, वहाँ पे आपका कह लें कि अब दरवाज़ा खुला रह गया, बंदे गए, तो मोस्टली स्ट्रिप कर्टन आपने लगाना चाहिए, यानी कि डबल एंट्री। मोस्टली हर फार्म प्रोडक्शन रूम की डबल एंट्री होनी चाहिए, यानी फर्स्ट दरवाज़ा ओपन करें, नेक्स्ट क्लोज हो, तो पहले वाला जो दरवाज़ा ओपन किया उसको क्लोज करें, फिर दूसरा उसको ओपन करें। या स्ट्रिप कर्टन लगे होंगे, या एयर कर्टन आपके जो प्रोडक्शन रूम के ऊपर है, एयर कर्टन का लगा होना ज़रूरी, ताकि एयर प्रेशर से, जैसे कोई बंदा ओपन करना चाहे, एयर प्रेशर कोई भी कह लें इंसेक्ट्स वगैरह अगर आता है तो एयर प्रेशर से नीचे बैठ जाए, वो भाग जाए वहाँ से, तो तब आपकी एंट्री हो, तो तब आप इन फ्लाई से बचा जा सकता है। इन केस अगर फॉर एग्जांपल अगर आ भी जाती है आपकी फ्लाइज, तो आपने देखा होगा येलो एडहेसिव पैड मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, आपके टनल फार्मिंग के अंदर भी यूज़ होते हैं, उसके ऊपर गम लगा होता है। येलो कलर की तरफ जो फ्लाइज जी है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, इनके ऊपर गम लगा होता है, तो जैसे ये फ्लाइज उस येलो पेपर स्टिकी पैड के ऊपर जाकर बैठती है, वो चिपक जाती है उसके साथ, तो वहीं जब चिपक जाती है तो वो दोबारा फ्लाई नहीं कर पाती, वहीं पे डेड हो जाती है। ये हो जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। उसके अलावा अगर फिर भी आपका कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर साइप्रोमेथ्रिन का आप स्प्रे कर सकते हैं, मेलाथिन का स्प्रे कर सकते हैं, डाइक्लोरोवास का कर सकते हैं, पेरिक्लोरोवास का आप कर सकते हैं। लेकिन फिर मेरी यही गुजारिश है इन चीज़ों का स्प्रे करने के लिए, क्योंकि कई दफ़ा स्नेल्स भी आ जाते हैं केसिंग के अंदर। आपकी प्रॉपर पास्चराइजेशन अगर केसिंग की नहीं हुई हो ना, तो उसके अंदर स्नेल्स, निमाटोड आप पैदा हो जाते हैं, जो मशरूम को खाना लग जाए। आप समझते हैं कि फ्लाइज का अटैक हो गया, लेकिन वो फ्लाई नहीं होती कि मशरूम खाने उसका स्पॉट आना जाता है। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए कि ये नीमाटोड का अटैक है, ये स्नेल्स का अटैक है, कि फ्लाइज का अटैक है, उसको जज करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपका एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूरी है। तो एक अच्छे एक्सपर्ट के ज़रिए रहनुमाई लें, एडवाइजरी लें, सर्विस लें, तो उससे आपका फिर रिकमेंडेशन लें, उससे मेडिसिन रिकमेंड करवाएं, उसका उस हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से स्प्रे करें, तो इंशाल्लाह आपकी ये आपके प्रॉब्लम्स हल जाएंगे। लास्ट वन आपको जो मेन प्रॉब्लम रहता है मशरूम फार्म्स के अंदर, अबनॉर्मेलिटीज़, यानी मशरूम का अबनॉर्मल बन जाना। फॉर एग्जांपल कई दफ़ा आपने देखा होगा फार्मर्स कहते हैं, शिकायत करते हैं कि यार ये रीज़न आ गया। क्या होता है, मशरूम का इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, यानी कि छोटी ही सतह के ऊपर मशरूम की कैप ओपन हो जाती है। फार्मर कहते हैं यार पता नहीं क्या इशू हो गया, कि ना मशरूम अभी छोटा, साइज़ छोटा है, 1 इंच डाया का ही हुआ है, मशरूम ओपन होना शुरू हो गया, अभी इतनी फ्रूटिंग बॉडी प्रॉपर डेवलप नहीं होगी। यहाँ क्या होता है, उसका मशरूम का स्टेम पतला और लंबा हो जाता है, लेकिन ऊपर उसकी जो कैप है वो प्रॉपरली उतने साइज़ का गेन नहीं करती, लेकिन कैप लंबा हो जाता है। उसकी और क्या रीज़न हो सकती है,
मशरूम सही तरीके से वेट नहीं कर रहे, बहुत हल्का है, उसका वेट अच्छा नहीं, हैवी फ्रूटिंग बॉडी, सॉफ्ट है, हार्ड उसका फ्रूटिंग बॉडी नहीं है, एक ये भी अब नॉर्मेलिटी में आ जाता है। फिर पिनट येलो हो जाते हैं जी, फार्मर्स कहते हैं ये पिनट तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन वो येलो हो गए हैं, प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ। इसका सारी रीज़न एक ही मैं आपको कहूँगा कि आपके कमरे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई हो जाता है, आपका क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ये आपका प्रॉब्लम और रीज़न आती है। आप वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करें, जो एक प्रोडक्शन लेवल पे कह लें कि 800 से लेकर 1200 ppm के दरमियान होना चाहिए। इसको मेंटेन करें, आपकी मशरूम अच्छी हालत में बनेगी। और जो आपकी केसिंग है उसके अंदर मॉइस्चर को प्रॉपर्ली मेंटेन करें। आपकी केसिंग अगर ड्राई होगी तो वेट भी लॉस करेगी, मशरूम जल्दी ओपन भी हो जाएगी। तो केसिंग के अंदर मॉइस्चर अच्छा होना चाहिए। दूसरा, एयर ह्यूमिडिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, उससे आपकी मशरूम होगी। तो ये ओवरऑल एक था जो फार्मर्स के, पाकिस्तान के अंदर फार्मर्स के मसाइल दरपेश आ रहे थे, कुछ बीमारियों के हवाले से, कोई इंसेक्ट के हवाले से, कोई पेस्ट के हवाले से, कोई डिजीज़ के हवाले से। तो कोशिश की है हमने आपके आज के इस लेक्चर के अंदर के मोस्टली कवर करने की। बाकी जो आपका अगर कुछ रह जाता है तो आप हमें कॉल करें, नदाई किसान के प्लेटफॉर्म से हमें कॉल कर सकते हैं, इनके तवस्सुत से हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें फीडबैक दें आप, हम उस फीडबैक में आपके जो इश्यूज़ हैं उनको मज़ीद उजागर करने की कोशिश करेंगे। जी नाजरीन, अभी आपने काशिफ साहब की बातें सुनी, सारी बातें कर दी हैं, बात कोई रह नहीं गई। फिर भी अगर कोई रह गई हो उनसे रब्ता कीजिएगा, आपको ज़रूर रहनुमाई देंगे। ये हमारा अखलाकी और दीनी फरीज़ा है कि माली दा कम पानी देना, मालक फल लावे या ना लावे। आप नदाई किसान टीवी से वाबस्ता रहिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।